बच्चों, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में मैं दीपा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों के मंथली टेस्ट हुए और आप सबको पता है कि अभिप्सा में आपके पढ़ाई का जो स्तर है हम हर तरीके से लेकर चल रहे हैं कि आपको तैयारी 360 डिग्री करानी है ना। तो उसी के लिए क्या है, आप लोगों का मंथली टेस्ट लिया गया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो कुछ बच्चों ने शायद पढ़ाई में कुछ कमी की। तो ये बच्चों नहीं करना है ना, आपको एग्जाम को सीरियसली लेना है, चाहे वीकली टेस्ट हो मंथली टेस्ट हो, और टेस्ट तो देते ही रहना है ना। और क्लास 9 के बच्चे हो है ना, आप लोगों को पता भी स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्लासेस भी करना है ना। तो हर तरीके से तैयारी के लिए तैयार रहो है ना। और अभिप्सा में क्या है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, ताकि आप हर तरीके के पेपर के लिए तैयार हो है ना। तो हमारा मंथली टेस्ट हुआ था जिसमें आपके साइंस से कौन कौन से चैप्टर आए थे भाई, जैव विविधता, वर्गीकरण, पदार्थ, प्रकृति, व्यवहार और परमाणु संरचना। इन 3 चैप्टर से क्या है आपका मंथली टेस्ट जुलाई का हुआ था है ना। तो आप लोगों ने टेस्ट दिया, लिखा, लेकिन हमें क्या है अच्छे राइटिंग करनी है ना, अच्छा आंसर लिखना है। आप लोग आंसर लिख रहे हो है ना, इवन जो अगर यहाँ अभिप्सा में से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं, तो देखो आप लोगों को आंसर लिखना है, लेकिन एक अच्छा आंसर वो होता है जिसमें सामने वाला जो पूछ रहा है उसको हम सही तरीके से बताएं है ना। जैसे चलो पहले तो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या था, कितने नंबर्स का था भाई हमारा पेपर, 30 मार्क्स के थे है ना बच्चों। हमारा पेपर 30 मार्क्स का था, जिसमें से क्या है 5 एमसीक्यू थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 थे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन 5 थे है ना। तो इतना आप लोगों ने बनाया था। ठीक है, चलो एमसीक्यूज को पहले सॉल्व करते हैं ना। ये देखो निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है, मतलब वो 2 बीजों में होता है ना। जैसे क्या है, तो इसमें क्या है, सरसों की दाल होती ना, सरसों के 2 भागों में क्या है, घास तो हो नहीं सकता, केला तो एक अकेला होता है, प्याज के क्या है वो डिफरेंट लेयर होती है। तो द्विबीजपत्री कौन सा हुआ भाई हमारा, सरसों। तो इसका आंसर क्या था, डी। ठीक है, अगला वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है ना। हमने क्या है अपना जैव विविधता एवं वर्गीकरण पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, मतलब कहाँ से, तो जाति क्या है, लोगों के जो गुणों के आधार पर हम विभाजित करते हैं उसे जाति कहते हैं है ना। ये हमारा सामुदायिक जाति नहीं है, ये जाति क्या है, लोगों के गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जाति। तो वर्गीकरण का मूल इकाई क्या हो गया भाई, जाति। ठीक है, कुछ बच्चे लोग वंश लिखा, कोई कोशिका क्या है, ये शरीर की मूलभूत इकाई है, वर्गीकरण की नहीं है। वर्गीकरण हम लोग क्या, हर प्राणी में कोशिका पाई जाती है बच्चों है ना, चाहे वो प्लांट सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, किसी में भी सेल्स क्या है वो हर में पाया जाता है ना। कोई भी इस दुनिया में कोशिका के बिना नहीं है। ठीक है, तो कोशिका के आधार पर हम विभाजित नहीं करते, किसके आधार पर करते हैं, जाति के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, समांगी मिश्रण है। मिश्रण क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, विषमांगी और समांगी। समांगी में क्या है, समान अनुपात में होते हैं, विषमांगी में अनुपात समान नहीं होता है। तो मिश्रण में कौन सा है भाई, कौन सा होगा इसमें हमारा, कासा क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। शक्कर क्या है, यौगिक क्या होता है, विभिन्न तत्वों का समान अनुपात में मिले होते हैं है ना। तो शक्कर क्या है भाई, एक यौगिक है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे आ जाओ। शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो बताओ, कोई बर्फ बोल रहा है, कोई लोहा, ये क्या है, दूध क्या है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि दूध में क्या है, मिलावट होती है ना। लेकिन मिलावट नहीं भी होती तो भी क्या है, उसको शुद्ध पदार्थ नहीं लिया जाता। ठीक है, ये थे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरी, मतलब 2 मार्क्स से क्वेश्चन है ना। अब देखो 2 मार्क्स से क्वेश्चन में मतलब क्या है भैया, ये कितने शब्दों में लिखना होता है, 30 शब्दों में, मतलब 3 से 4 लाइन में है ना। आप लोग क्या कर रहे थे, बस ऐसे हो गया। इसमें तो फिर भाई हम भी क्या देंगे, इतना ही मार्क्स मिलेगा। जो पूछ रहे हैं उसको प्रॉपर बताना पड़ता है बच्चों है ना। जैसे पहला प्रश्न क्या है, कोई एक ऐसा गुण बताइए जिसके अनुसार प्रोटिस्टा और मोनिरा को अलग किया जा सकता है ना। एक गुण बताना है, लेकिन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको चीजें वहां पे बतानी पड़ेगी है ना। तो पहले देखो जगत मोनिरा को पढ़ो। मोनिरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशी झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। ठीक, अब पढ़ो जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशीय झिल्ली सहित
केंद्रक यानी यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला विषमता क्या हो गई भाई कि वो जो जगत प्रोटिस्टा है वो झिल्ली सहित है और ये क्या है, झिल्ली रहित है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई एक ऐसा गुण बताइए, है ना। तो आपको ये दोनों लाइनों को पूरा लिखना होगा, तब आपको कहीं जाके क्या 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। आप लोग अच्छे से आंसर लिखोगे तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला, कोई एक ऐसा गुण बताइए जिसके अनुसार, अब देखो क्या लिखना है भाई, मूल्य जगत के अंतर्गत सभी एक कोशीय जीव झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकेरियोटिक कोशिका वाले आते हैं। इतना लिखोगे तो कहीं जाके 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने लिखा है और कुछ बच्चों ने एक लाइन लिख दिया, ये क्या लिख रहे हैं पता नहीं है। बच्चों इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में देखें। निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन, कोलाइड और निलंबन, इन तीनों को बताना है ना। तो पहले बताओ विलयन क्या होता है भाई, कोलाइड क्या होता है, ये तो पता है ना। इसको लिखना नहीं है, लेकिन आपको पहले पता है विलयन क्या होता है। कई बच्चे कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये कोलाइड है, इसको विलयन बता रहे हैं, है ना। इसको बता रहे निलंबन। क्या है भाई, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और छोटे अवयव को विलय कहते हैं। मतलब कोई चीज घोल दो किसी में तो वो बन गया, पानी क्या है, विलयन, विलायक, है ना। शक्कर क्या हो गई, विलायक, सॉरी पानी क्या है, विलय, उसमें हम लोग चीजें डाल रहे हैं। शक्कर क्या हो गया, विलायक, तो शक्कर का घोल क्या हो जाएगा भाई, विलयन, क्योंकि शक्कर को हमने पूरा प्रॉपर घोल दिया तो वो क्या एक नया शक्कर पानी बना। इसलिए क्या है यहाँ पे शक्कर पानी की जगह नमक का जल में घोल क्या होगा भाई हमारा, विलयन। अब आगे दूसरा देखो, विषमांगी घोल जिसमें ठोस द्रव में परीक्षित हो जाते हैं निलंबन कहलाता है ना। मतलब स्पष्टता दिखते हैं कि भाई वो उसमें डला हुआ है तो वो क्या होता है, निलंबन। तो यहाँ पे निलंबन क्या होगा भाई, कीचड़, कीचड़ में पानी के ऊपर धूल के कण रहते हैं, उसी को क्या बोले हमने, कीचड़। ठीक है, अब देखो जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा ये है कि ये प्रकाश के फैलाव करने में सक्षम हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइड। तो ये इसमें क्या होगा भाई हमारा, दूध क्या है भाई, कोलाइड। ठीक है, तो आपको इतनी वहां पे बताना नहीं था, आप लोगों को सिंपल लिखना था कि भाई विलयन, नमक का जल में घोल, इतना। ठीक है, इतना ही आप लोगों को क्या करना था, लिखना था। जरूरी नहीं है कि 2 मार्क्स का है तो पूरे शब्दों में लिखना है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 3 लाइन और पॉइंट लिख रहे हैं तो 2 से 3 पॉइंट, है ना। अगर बताया अंतर बताओ तो आपको 2 मार्क्स के में 2 अंतर लिखने होंगे, 3 मार्क्स में 3 अंतर लिखना होगा, तभी जाके आपको आंसर पे क्या है, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। यौगिक क्या है, उदाहरण देकर परिभाषा लिखिए। मतलब यौगिक क्या है, इसके ऊपर 1 नंबर मिलेगा आपको और उदाहरण पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रसायन के रूप में संयोजन से निर्मित होता है, या यौगिक के गुणों में उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। उसमें उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। ये क्या है, यौगिक की परिभाषा। अब आपको उदाहरण बताना है, तो उदाहरण क्या है भाई यौगिक का, पहले देखा ना शक्कर, तो शक्कर भी क्या है, यौगिक है। क्या है उसका भाई, NaCl, सॉरी आप नमक को ले लो। ठीक है, नमक क्या है, एक यौगिक है ना। ये क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, यौगिक है, क्योंकि ये 2 तत्वों के समांगी मिश्रण से बना हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। रासायनिक तरीके से जुड़े हैं इसलिए क्या कहा जाता है, इसको यौगिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे पूरा परिभाषा और एग्जाम्पल को लिखना होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। परमाणु संख्या किसे कहते हैं भाई, बताओ। पहले तो ये बताओ, तत्व पढ़े हम लोग, है ना, उसमें क्या होते हैं, एक
कोई तत्व है उसमें नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या होते हैं, गोल गोल रानी खेलते रहते हैं, है ना, गोल गोल रानी इतना इतना पानी। और ये क्या है, मज मस्त मौला इंसान है। ये दोनों एक ही घर में, अपने घर को छोड़ते नहीं, लेकिन ये बदमाश है, ये क्या है, किसी और के पास भी चला जाता है ना। तो परमाणु संख्या क्या है भाई, उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये तो पता है ना। क्या होता है, जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व में होते हैं। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कूदता रहता है, आपके पास है फिर दूसरे के घर, फिर किसी, उसको जहाँ खाना मिलता है ना वो निकल लेता है। लेकिन प्रोटॉन बेचारा ये है, वो घर की रखवाली करता है, ठीक है। तो आपके घर की रखवाली कर रहे हैं, हम उसी के घर के नाम से जानते हैं ना, है ना। जैसे वो फलाना के घर है ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या है, जो जिस घर में रहता है उसी के अनुसार पहचाना जाएगा। तो हर तत्व में जो उस घर में रह रहा है तो कौन रहता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के आधार पर ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है, यही लिखना था, ठीक है। अगला, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? पहले तो बताओ समस्थानिक क्या है भाई, जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या 2 तो समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है ना। अगर आपको समस्थानिक पूछा है तो उससे पहले आपको ये बता दो समस्थानिक क्या है। तो भाई जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न होती है, तत्वों के ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, 3 समस्थानिक हैं। और इसके क्या है, आपको इसके नाम लिखने थे, ठीक है। नाम आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट में करके, ठीक। तो ये क्या है, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, ठीक है बच्चों। चलो अब आ जाते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न मतलब क्या था भाई, ये 3 मार्क्स के थे, है ना। मतलब क्या है, इसको 50 शब्दों में, मतलब क्या है भाई, 5 से 6 लाइन में लिखनी है इसको, समझ रहे हो, तभी कहीं जाके आंसर नंबर मिलेगा, समझ रहे हो। चलो आगे आ जाओ। सर्प, कछुए और छिपकली को एक साथ रखने का क्या आधार है भाई सबसे पहले तो कि उनमें रीढ़ की हड्डी पाई, हमने विभाजन किया था ना कि रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, त्वचा पे नमी होती है नहीं होती है, बाल होते हैं नहीं होते। तो इन सब को जब निकालोगे तो क्या पता चलेगा, सर्प, कछुआ और छिपकली तीनों में सबसे पहला क्या है भाई, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, ठीक है। अब ये देखा था कि इनके त्वचा पर बाल नहीं होते हैं, है ना। एक था त्वचा पे बाल होते हैं तो कौन था, मनुष्य। त्वचा पे बाल नहीं होते हैं तो ये सब आते थे, तो क्या इनकी त्वचा पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा था शरीर, पंख होते हैं और पंख नहीं होते हैं, तो इन तीनों पे क्या है, पंख नहीं होते हैं। उसके बाद नमी युक्त त्वचा है या नमी युक्त नहीं है, तो भाई ये नमी युक्त त्वचा का अभाव होता है। और ये सरीसृप है, मतलब दोनों में चलते हैं। तो इसमें क्या है, छिपकली को छोड़ दिया जाए तो ये क्या है, सरीसृप है। तो आपको ये क्या है, अगर 3 मार्क्स का आया है तो एटलीस्ट आपको इतने पॉइंट्स लिखोगे तब कहीं जाके क्या है, 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। मिश्रण और यौगिक में महत्वपूर्ण 5 अंतर लिखो, ठीक है। चलो 5 दिया है, अगर सही से 3 अंतर भी लिखते हैं तो नंबर मिल जाता, लेकिन उतने अच्छे नंबर्स आपको नहीं मिले हैं क्योंकि आपने आंसर्स को आंसर के तरीके से नहीं लिखा है। कुछ बच्चों ने इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया है और अब बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। चलो आ जाओ। पहली बात तो जब भी अंतर पूछे, अंतर चाहे आपको इसी भी क्लास में हो, आज 9th में हो, 12th में चले जाओगे, कॉलेज लेवल पे, अगर आपको अंतर पूछ रहा है तो आपको स्टेबल फॉर्म में ही बनाना है, ठीक। तभी क्या है, अंतर इसमें है नहीं है, इसका ये है तो इसका क्या होगा, ये कंपैरिजन शीट होता है, तभी आपको चीज़ें क्या है, मार्क्स मिलती है, ठीक है। तो पढ़ो भाई, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिश्रित होते हैं जो आपस में संयोजित नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब मिला तो दिया जाता है लेकिन रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते हैं, बल्कि यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं ना। जैसे क्या बताया था, NaCl नमक, ठीक। मिश्रण में घटक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, बल्कि यौगिक में निश्चित अनुपात होता है। यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है, ठीक।
मिश्रण समांगी और विषमांगी प्रतिकृति के हो सकते हैं, मतलब वो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी जुड़े हो सकते हैं। यौगिक हमेशा समांगी होते हैं, अर्थात इनमें सर्वत्र समान संगठन पाया जाता है। मतलब अगर नमक है NaCl तो उनका जो अनुपात होगा वो हर जगह समान होगा, ऐसा नहीं कि एक जगह ये तो एक जगह ये। ठीक। मिश्रण में घटक अपनी पहचान त्यागते नहीं, अर्थात मिश्रण सभी घटकों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या, ये जो भौतिक अवस्था है तो इसकी वैसी ही रहेगी, लेकिन इसकी क्या है, भौतिक अवस्थाएं चेंज हो सकती है यौगिकों में। ठीक है। यौगिक में घटक अपनी पहचान त्याग देते हैं, अर्थात यौगिक निर्माणकारी तत्वों के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक। मिश्रण का गुण उनके घटकों के गुणों के मध्यवर्गी होता है। मतलब इसमें क्या है, गुण जो है वो चेंज नहीं होता, बल्कि यौगिक में क्या है, वो पूरा चेंज हो जाता है। यौगिक का गुण उनके घटकों से गुणों से पूरा भिन्न होता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आपको अंतर लिखना पड़ेगा, और तभी जाके आपको क्या है, आंसर में मार्क्स मिलेंगे। ठीक। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अब आपको पूछा था प्रोटॉन। अब 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक लाइन ऐसे लिख दोगे, कैसे मार्क मिलेगा भाई बताओ? पूरा लिखना आना चाहिए ना भाई। अगर पेपर चेक करने वाला है उसको आपके कॉपी में मजबूर तो करो कि वो रुक के पढ़े। एक लाइन लिख दिया, वो भी एक बार मैं ऐसे किया, जा नहीं दूंगा। मेहनत तो कराओ, पढ़ने के लिए तो दो, कुछ पढ़ने के लायक लिखते ही नहीं हो आप लोग। ठीक। चलो प्रोटॉन क्या है, ये एक है उसका आवेश द्रव्यमान। ठीक। तो इस पे 1 नंबर, इस पे 1 नंबर, इस पे 1 नंबर, ये चीजें थी। ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है भाई, पढ़ो। प्रोटॉन सभी तत्वों के परमाणुओं में प्राप्त धन आवेशित कण है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। केवल हाइड्रोजन परमाणु में उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। सभी अन्य तत्वों में परमाणुओं में एक से अधिक प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन को प्रायः प्रतीक P के द्वारा दर्शाया जाता है। आवेश क्या है, धन प्रश्न चिन्ह धन आवेश के लिए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो इसका आवेश क्या है, प्रोटॉन की परिभाषा क्या है, ये सभी तत्वों के परमाणुओं में प्राप्त धन आवेशित कण है, ये जो हर तत्व के नाभिक में पाया जाता है, ये प्रोटॉन की परिभाषा हो गई। उसके बाद आवेश है, तो जिसमें प्रत्येक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, धन आवेशित 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लो भाई। ये क्या होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश। अब द्रव्यमान है। ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होगा भाई, इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक। तो इतनी चीजें लिखोगे तब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे। हलवा नहीं है जो एक लाइन लिखे और निकल जाओ। 9th में आ गए हो, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? हो गया 8वीं का पास कर दी, अब नहीं करेंगे, है ना? तो पढ़ना सीखो, लिखना करो। ये नहीं है कि बस लेक्चर लाओ लेक्चर लाओ, लेक्चर आ जाएगा, पहले जो पढ़ाया उसको प्रॉपर पढ़ो। तो आंसर लिखा नहीं जा रहा है, कैसे चलेगा? आंसर पूरा प्रॉपर लिखोगे ना बच्चों, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। और अगले साल 10th बोर्ड है, अभी से प्रैक्टिस डाल लो, मेरिट में आना है तो। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका आंसर तो भाई पूछो मत, एक लाइन में लिख के खत्म कर रहे हैं भाई। सामने वाले को आंसर क्या है बताओ तो भाई। पहला तो क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो भाई समझाओ मेरे बच्चों। ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी परमाणु के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक। क्योंकि वे परमाणु की संयोजकता को सुनिश्चित करते हैं, मतलब वो कितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक। किसी परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। या तो ये परिभाषा या तो ये लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना था, एग्जाम्पल दे देना था। जितना पढ़े उसमें से किसी भी चीज़ का एक एग्जाम्पल दे देना था भाई, कि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो या तो दे सकता है ना, और अगर एक की कमी है तो वो ले सकता है। यही क्या है, उसकी संयोजकता कहलाती है। इतना ही तो लिखना था, और क्या करना था। अगला, रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग बताइए। यहाँ पे उपयोग बताना था कि हम न्यूक्लियर जो समस्थानिक है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई। कहाँ कहाँ करते हैं भाई, को बिजली उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संयंत्रों में कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे क्या है, बिजली उत्पन्न की जाती है।
रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को मानव शरीर में ट्यूमरों और रुधिर थक्कों इत्यादि का पता लगाने के लिए चिकित्सा उपयोग में किया जाता है। ठीक, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक द्वारा। ठीक, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो घेंघा जैसी बीमारियों का उपचार होता है। तो ये आपको लिखना है ना भाई, रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है। ठीक है, अगर वो प्रश्न उपयोग पूछ रहा है तो सीधा से 3 उपयोग लिख दो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्या है, आपको पूरे हर आंसर को लिखना होता है। इस तरीके से लिखोगे, समझोगे, पढ़ोगे। आप लोगों को लेक्चर तो मिल रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोग प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। चाहे आपने क्लासेस परचेस की है नहीं की है, अगर आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, आंसर्स लिखने का तरीका बहुत अच्छा आना चाहिए। आंसर जब अच्छे से लिखोगे ना, तब समझता है कि बच्चा कितना समझा, है ना, और बच्चे में समझ आई, अच्छा तभी ये बच्चा लिख पा रहा है ना। रट खोल के लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के लिखोगे तो आज क्या वो 1 साल बाद भी याद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आज के लेक्चर में इतना कि हमने क्या क्लास 9 के साइंस पेपर को डिस्कस किया। इसके आने वाले में हम क्या SST को भी डिस्कस करेंगे कल के में। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे कॉल करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमसे जुड़ सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।